हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब इंसानों को खाना और पानी उनके स्किन कलर को देकर दिया जाता था और गलती से भी वो अगर ब्लैक है तो उन्हें भगा दिया जाता था। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा शख्स था जो आगे जाकर उन ब्लैक लोगों का मसीहा बन गया। कहानी शुरू होती है एक गाँव से जहाँ पर लोग किसी तरह का रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। इसी में हम अपने कहानी के मेन किरदार नेल्सन को देखते हैं जो अपने गांव से दूर शहर जा रहा है हायर स्टडीज करने के लिए। कुछ सालों की मेहनत के बाद वो एक वकील बन गया है, क्योंकि जिसके पास कानून की समझ होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जगह है जोहानिसबर्ग 1943। चारों तरफ बस काले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें अपने साथ एक पास रखने को कहा जाता है जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सके। इस बात से सभी लोग परेशान हैं। अब एक दिन नेल्सन के पास एक केस आता है जिसमें व्हाइट लेडी ने ब्लैक लेडी पर उसके कपड़े चुराने का आरोप लगाया था, लेकिन नेल्सन उसके सारे आरोपों को झूठा साबित कर देता है और वो इस केस को जीत जाता है। जब कोर्ट से बाहर निकलता है तो उसे वहां अफ्रीकन कांग्रेस का एक मेंबर मिलता है जो उसे उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है ताकि वो उसकी पार्टी के लोग मिलकर ब्लैक पर हो रहे जुल्म को खत्म कर सके। लेकिन नेल्सन उसका कोई जवाब नहीं देता। अब एक दिन ये लोग पार्टी कर रहे होते कि उनका एक दोस्त जैक्सन अकेले ही वहां से घर के लिए निकल जाता है, पर उसे बीच रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिल जाते हैं जो उसे उसका पास मांगते हैं। लेकिन जैक्सन पास घर ही भूल कर आ गया था। अब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे थोड़ा समय दे, वो वापस पास लेकर आ जाएगा। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और स्टेशन पर लेकर आते हैं जहाँ पर गलती से जैक्सन एक पुलिस वाले के शूज पर उल्टी कर देता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो लोग इतनी बेरहमी से उसे मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर नेल्सन को मिलती है तो वो पूरी तरीके से हिल जाता है। वो फौरन उन पुलिस वालों पर केस करने के लिए कोर्ट जाता है, लेकिन वहां जज उसे बताते हैं कि जैक्सन की नेचुरल मौत हुई है। और ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है कि आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। और उसी पल वो ठान लेता है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिसे पूरी दुनिया उसे याद रखेगी कि उसने ब्लैक के लिए कुछ किया था। वहां से सीधा वॉल्टर के घर जाता है और उसे समझाता है कि हमें एजुकेशन और लॉ की मदद से इन गोरों लोगों के बीच में जगह बनानी है, वरना ये हमें ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहेंगे। तब उसका एक साथी कहता है कि हम ये अकेले नहीं कर सकते, हमें एकजुट होकर ये काम करना होगा, जिससे कि हमें आज से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को और बड़ा बनाना होगा। कुछ दिनों के बाद वॉल्टर उसे एक बार फिर मिलता है और उसे बताता है कि सरकार ने बसेस के फेयर बढ़ा दिए हैं, जिसके लिए हम कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें आना है तो तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो। वहीं घर पे नेल्सन और उसकी वाइफ एल्विन के बीच अब दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। वो ज्यादा समय अब अपने काम को दे रहा था और यही बात एल्विन को बुरी लगती है। अगले दिन वो उस प्रोटेस्ट में भी जाता है। अब यहाँ एल्विन को वो जगह सही नहीं लगती क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो उसे फौरन घर चलने को कहती है। लेकिन नेल्सन की तो ये बस शुरुआत थी। वो उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेता और अब उनके साथ ही आगे बढ़ने लगता है। उसने इसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। अब धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं और नेल्सन ने अपना घर भी चेंज कर लिया था, लेकिन उसे आए दिन पुलिस पकड़ कर ले जाती थी क्योंकि बहुत से प्रोटेस्ट में वो शामिल था। अब वो स्पीच भी देने लगता है जिसे सुनकर काफी लोग भी आते हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से भी होती है जिसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा कर, क्योंकि उसे शक हो गया था कि नेल्सन का अफेयर चल रहा है। फिर अब नेल्सन की पॉपुलैरिटी अब बढ़ती जा रही थी। उसकी स्पीच में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी और उसे सुनना लोगों को अच्छा लगता था क्योंकि वो उनके हक की बात करता था। अब यहाँ कितने लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार है, और नेल्सन ने ही उन्हें यह बात बताया और समझाया कि ये सरकार उनकी नहीं है जब तक वो खुद वोट नहीं देंगे, और अब उन्हें खुद की सरकार चुननी होगी। उसने कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया है जहां जहां ब्लैक लोगों का जाना मना था। वहीं पे वो आ गया और अपने लोगों के साथ वहां बैठा, जिससे कि वाइट लोगों को भी पता चल सके कि वो भी शहर में रहते हैं और उन्हें भी उतना अधिकार है जितना कि उनका है। लेकिन सच की लड़ाई बहुत सारी कठिनाइयां अपने साथ लाती है। जब वो घर आता है तो नेल्सन को पता चलता है कि उसकी वाइफ एल्विन उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसके अफेयर की बात से वो बहुत परेशान हो चुकी थी और अब वो ये शादी आगे नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन नेल्सन का बेटा थेम्बा उनके साथ नहीं गया, वो अपने डैड के साथ ही रहेगा। अब अकेले होने की वजह से नेल्सन अपनी माँ के पास जाता है जो आज भी गाँव में रहती है। लेकिन वहां जाने पर वो उसे पूछती है कि ये किस तरह की जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम्हारे डैड कभी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें पता चल चुका था कि नेल्सन की वाइफ भाग गई है क्योंकि उसने अपनी नौकरी छोड़कर किसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया था जिसमें वो आए दिन गिरफ्तार होता रहता है। तो नेल्सन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिस वजह से नेल्सन को वहां से भी जाना पड़ता है। वापस आते समय नेल्सन को बस का इंतजार कर रही विनी नाम की लड़की दिखती है। वो उसे लिफ्ट देता है और उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ देता है। विनी नेल्सन को जानती थी क्योंकि वो भी एक सोशल वर्कर थी और उसने उनकी कई स्पीचेस भी सुनी हुई है। नेल्सन को शायद वो लड़की मिल गई थी जिसे उसकी तलाश थी, या फिर ये कहें कि उसकी आइडियोलॉजी वाली लड़की मिल गई थी। वो दोनों आए दिन मिलने लगते हैं और कुछ दिनों बाद नेल्सन के गांव जाकर वहां शादी कर लेते हैं।
जिसके बाद नेल्सन अब पूरा फोकस अपने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर लगाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि सारे ब्लैक लोग एक ऑफिस के आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने पास वाली पॉलिसी को लेकर जो कि उन्हें मिला था, लेकिन ये बात व्हाइट लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन पर बिना सोचे समझे ही गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, जिसमें कई सारे लोग की जानें चली जाती है और न जाने कितने सारे लोग घायल हो जाते हैं। जब ये बात नेल्सन को पता चलती है तो वो अपना पास जला देता है और उसे देखकर सभी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। इसलिए एक रात वो अपनी वाइफ से बात करता है। वो भी एक सोशल वर्कर थी, इसलिए वो इस सिचुएशन को समझती है। उसकी सहमति से नेल्सन कुछ दिनों के लिए घर छोड़ देता है और वो शूटिंग प्रैक्टिस करता है। और अब वो ऐसी छोटी मोटी जगहों पर स्पीच नहीं देता, वो बड़े बड़े हॉल में लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर सके। बेसिकली वो कनेक्शन बनाने लगता है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट लोग विनी के पास जाते हैं और उसे नेल्सन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। इधर नेल्सन अपने लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के पर्चे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा था ताकि ब्लैक लोगों को पता चल सके कि उनके लिए कोई लड़ रहा है और वो भी उनके साथ आकर खड़े हो पाए। नेल्सन कुछ लोगों से मिलता है जो असला बारूद बनाते हैं। अब वो उनसे कुछ सामान लेकर एक ऑफिस में धमाका करवाता है ताकि ये खबर अखबारों में छपे और इस धमाके की गूंज पूरे अफ्रीका में फैल सके। अगले दिन अखबार में यह न्यूज आती है जिसमें हमें पता चलता है कि अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को नेल्सन मंडेला लीड कर रहे हैं। एक ब्रिटिश रिपोर्टर को इंटरव्यू भी देता है और उन्हें बताता है कि ऐसे हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, हमें व्हाइट लोगों ने मजबूर किया ये सब करने के लिए। उनसे बोलो कि हमें इक्वल राइट दे दो, हम उसी दिन सरेंडर कर देंगे। कुछ दिनों के बाद विनी नेल्सन से मिलने आती और वो उसे मिलकर बहुत खुश थी और उसके बच्चे भी साथ में थे। उधर हमें पता चलता है कि कुछ कांग्रेस के मेंबर एक ऑफिस में धमाका करने गए थे, लेकिन उसमें एक आदमी की जान चली गई, जिसके बाद नेल्सन सेफ हाउस छोड़कर जाने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, बीच रास्ते में उसे पकड़ लिया जाता है। साथ साथ में उसके कई सारे मेंबर को भी कैद कर लिया जाता है। फिर समय आता है 1963 का, जहां उन्हें कोर्ट लाया जाता है। सभी के ऊपर मुकदमा चलता है और उस दिन कोर्ट के बाहर पार्टी सपोर्टर की भीड़ इकट्ठा थी। नेल्सन जज से अपनी सफाई में कहता है कि हमें 50 सालों से दबाया जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें एक इंसान एक वोट का अधिकार चाहिए, हमें भी उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार चाहिए जहां पर व्हाइट लोग बैठते हैं। लेकिन उसकी इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता और उन सभी मेंबर को यकीन था कि उन्हें फांसी की सजा जरूर होगी, जिससे कि उनके जैसे और लोग भीड़ से बाहर निकलेंगे और अपने हक की आवाज उठाएंगे, जिससे कि देश में एक क्रांति आएगी। लेकिन कोर्ट उन्हें असल में उम्र कैद की सजा सुनाती है और फिर इन सभी लोगों को उस समय की मशहूर और सबसे खतरनाक जेल रेमंड आइलैंड भेजा जाता है, जहाँ का जेलर नेल्सन से कहता है कि तुम लोगों को तो मार देना चाहिए, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए चुपचाप वही करो जो कहा जाता है। उन्हें कपड़े दिए जाते हैं और सभी को अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है, जिनका साइज बहुत ही छोटा था। इन लोगों को जानबूझकर गुस्सा दिलवाया जाता है ताकि ये कुछ गलती करें और फिर इन्हें और काम दिया जाए। अब एक दिन जब नेल्सन काम खत्म करके वापस आता है तो एक कैदी उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग देता है जिसमें लिखा था कि विनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये देखकर वो उदास हो जाता है, पर इसके बाद भी वो इन लोगों पर अत्याचार कम नहीं करते बल्कि और बढ़ा देते हैं। वो देर रात इन्हें बारिश में बिना कपड़ों के खड़ा करते हैं। नेल्सन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा, जिसके बाद उसे मिलने के लिए जेलर आता है और उसे कहता है कि अगर तुमने शिकायत की और उन लोगों ने मुझे निकाल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेल्सन समझ चुका था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एक चीज की रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें शॉर्ट्स की जगह पैंट दिया जाए। अब कुछ दिनों के बाद विनी उसे मिलने के लिए जेल में आती है और उसे अपने हालातों के बारे में बताती है कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो नेल्सन की माँ के बारे में बताती है कि उनकी तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन चीजें अभी भी वैसी थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में लोग बहुत बढ़ रहे थे, लेकिन उनका लीडर अभी भी जेल में था। विनी को भी कैद कर लिया जाता और उसे बहुत मारा पीटा जाता है। उन दोनों को अपने बच्चों को बस साल में 2 बार लेटर लिखने का मौका दिया जाता है, जो कभी कभी तो उन तक पहुंचता ही नहीं था क्योंकि उन लेटर को बीच में ही फाड़ दिया जाता था। लेकिन एक दिन इन सभी कैदियों को पैंट दे दी जाती है जिसे वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसी दिन नेल्सन को एक खत मिलता है जो असल में उसकी पहली वाइफ का था, जिसमें उसने लिखा था कि उसके बेटे थम्बा की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब ये सुनकर नेल्सन पूरी तरह से टूट जाता और वहीं रोने लगता है। उसके लिए मुसीबत का पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं रहा था। अपने ऑफिसर से विनती करता है कि उसे कुछ दिनों के लिए घर जाने दिया जाए, कम से कम वो अपने बेटे की अंतिम संस्कार तो कर ले। लेकिन वो ऑफिसर मना कर देता है, जिससे कि नेल्सन की अब सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। उधर दूसरी ओर हमें पता चलता है कि विनी को सरकार ने रिहा कर दिया, वो भी पूरे 16 महीनों के बाद। वो घर वापस आ जाती है, लेकिन वहां हम कई सारे लोगों को खड़ा देखते हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में भी थे। विनी को इस चीज की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग उसके साथ हैं, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया है कि वो लड़ेगी और पीछे नहीं हटेगी। वो उन सभी से कहती है कि सरकार ने मुझ पर और आप पर बहुत सारे अन्याय किए हैं, मुझे मेरे बच्चों से अलग रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि हम सब साथ हैं और हम दिखा देंगे कि लोग जब एक साथ आते हैं तो उनकी ताकत क्या होती है और सभी को इंसाफ मिलकर रहेगा। तभी अब व्हाइट लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते, जिसमें न जाने कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती है लेकिन फायदा किसी का नहीं होता। कुछ जवान लड़कों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें भी उसी जेल में डाल दिया जाता है जहां पर नेल्सन मौजूद थे।